हेलो एवरीवन, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में बच्चों हमने पिछले लेक्चर में हमारे फर्स्ट चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम अभी चैप्टर 2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझेंगे। बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं एंड रेस्ट 60 मार्क्स का बाकी का पेपर होगा। सो 1/4 ऑफ द एंटायर पेपर इज ऑब्जेक्टिव्स। तो इसे हल्के में मत लीजिए, प्लीज डिवोट टाइम फॉर योर ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स, ओके। और यहाँ पे आपके शॉर्ट मार्क्स है, अगर आपने सही आंसर दिया तो आपका पूरा 1 मार्क पक्का है। एंड ये जो आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, यहाँ पे ज्यादा वेटेज है ऑब्जेक्टिव वाइज का भी एंड इन द एंटायर पेपर ऑल्सो, ठीक है। सो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स। आपके लिए मैं स्पेशल लेके आई हूँ ये सीरीज बच्चों। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन अकाउंटेंसी एंड 20 मार्क्स हमें यहाँ से मिलने वाले हैं। तो हमें बहुत 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 गौर से ये सब सॉल्व करना है और मेरी गारंटी है आपसे, आप ये सारे रिवीजन लेक्चर्स देख लो, सारे आपके जो भी ऑब्जेक्टिव सीरीज है वो देख लो एंड ट्रस्ट मी, you will pass with flying colors in this exam. So now let's begin with today's chapter, that is chapter number 2, not for profit concerns. आपका पेज नंबर 111 है जहां से मैं सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाली हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ओके, फर्स्ट क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स डैश सर्विसेज टू द पब्लिक एट लार्ज। कौन से सर्विसेज होते हैं? देखो, कमर्शियल, सोशल, इंडिविजुअल या ग्रुप सोशल सर्विसेज। अभी बच्चों सिर्फ 1 वर्ड नहीं लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस आपको आंसर शीट में लिखना है। व्हाट इज द सेंटेंस? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स सोशल सर्विसेज टू द पब्लिक एट लार्ज। ये पूरा सेंटेंस आप लिखोगे तब आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। आप ये सोचो कि सिर्फ एक सेंटेंस का 1 मार्क मिल रहा है आपको, so you ensure that you write this, 1 word लिख के नहीं आना, मार्क्स कट होते हैं, ठीक है। ओके, आगे, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज अ डैश। स्कॉलरशिप फंड मतलब एक स्पेसिफिक डोनेशन दिया हुआ है, तो ये क्या है मेरा? दिस इज अ कैपिटल रिसीट, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट होता है? सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, मतलब दिस इज अ nominal account. Okay, next, outstanding subscription at the end of the accounting year represents. Outstanding subscription, जो सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है, मतलब कोई इनकम है जो फ्यूचर में जाके मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है ना, कुछ फ्यूचर में जब हमें मिलता है वो हमें क्या होता है? वो हमारा होता है एसेट। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? सी, इट इज एन एसेट। ऑल राइट, नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज व्हाट? एडवांस में मिल गया, मतलब अगले साल हम कुछ उसे बेनिफिट देने वाले हैं लेकिन अभी मिल गया तो मेरा ऑब्लिगेशन हो गया ना, तो ये क्या हो गया? इट इज अ लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस वर्ड नहीं यूज होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे सरप्लस, ठीक है। नेक्स्ट, not for profit concerns prepares dash account instead of profit and loss account to know the result. कौन सा अकाउंट बनाते हैं जो सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट्स। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट याद करिए, फॉर्मेट क्या होता है? हम स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा कैश और बैंक बैलेंस, देन सारे रिसीट्स, सारे पेमेंट्स जो भी कैश में हुआ है वो हम प्लस और माइनस करते हैं और एंड में क्या बचता है हमारे पास? एंड में हमारे पास कैश या बैंक बैलेंस कितना है बिजनेस का वो हमें समझना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस किसे बोलेंगे? कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट मेकिंग या कमर्शियल? सर्विस, राइट। ओके, नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ अ बिल्डिंग इज अ डैश एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग का जो भी बेनिफिट है वो मुझे बहुत सालों तक मिलेगा, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये नॉन रिकरिंग है ना, तो ये मेरा हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट, राइट वर्ड टर्म फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी ओनली, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ओके। सेकेंड, an account which is prepared by not for profit concern
इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी हमने ऊपर देखा कौन सा अकाउंट बनाते हैं टू अंडरस्टैंड द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द बिजनेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिख लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आपको पूरा लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक डोनेशन हो गया ना, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिला है, सो इट इज आवर कैपिटल रिसीट, इट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीट्स विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, मतलब ये रिसीट्स बार बार नहीं मिलते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, तो ये क्या होता है, कैपिटल रिसीट, ओके, कैपिटल रिसीट। An account which records only revenue items in the case of not for profit concern. कौन सा है अकाउंट, दिस इज आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट, जहां पे सिर्फ रेवेन्यू रिलेटेड आइटम्स हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो भी मैंने बेसिक लेक्चर लिया था बच्चों नॉट फॉर प्रॉफिट का, वहां पे ये सब कवर हुआ है, अगर अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, तो सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट्स विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट, सिर्फ कैश से रिलेटेड है, मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। द इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये अर्न तो कर लिया लेकिन मिला ही नहीं है अभी तक, फ्यूचर में जाके मिलेगा, तो इसे हम अभी क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इनकम हैज बीन एक्रूड, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे एक्रूड इनकम, यहां पे लिख लेते हैं एक्रूड, स्पेलिंग क्या है, ACCRUED, या फिर आप आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हो, बट प्रॉपर वर्ड इज एक्रूड इनकम, ठीक है। नेक्स्ट, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अभी याद करिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में सारे इनकम्स होते हैं, डेबिट में एक्सपेंसेस होते हैं, अगर इनकम ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज सरप्लस, तो यहां पे हम लिख देंगे सरप्लस। The excess of total assets over total liabilities of a not for profit concern, क्या बोलते हैं हम इसे, बैलेंस शीट, याद करिए एसेट्स और लाइबिलिटीज, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस किया तो बचता क्या है, कैपिटल फंड, राइट। नेक्स्ट, all such receipts which are non-recurring in nature and not forming a part of a regular flow of income, जो बार बार नहीं मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट, ओके। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रीजंस, रीजंस देने हैं, ओके। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट हैव अ प्रॉफिट मोटिव, करेक्ट, ट्रू। Not for profit concerns are those organizations which are formed for the benefit or for the service of the members or for the society. Their primary motive is not to earn profits. Okay? All right. आगे, charitable institutions prepare profit and loss account at the end of every financial year. Charitable institutions है तो profit and loss account नहीं बनाएंगे. Charitable institutions are not for profit making concerns. So they do not prepare profit and loss account at the end of every financial year. They prepare income and expenditure account and balance sheet. Okay, next, there is no difference between receipts and payments account and income and expenditure account. No, there is a lot of difference. सबसे पहला difference क्या है, देखो receipts and payments account में सिर्फ हम cash से related income या expense record करते हैं, but income and expenditure में सारे cash हो या non cash हो, we record them in income and expenditure account. Receipts and payments account में सारे income हम record करते हैं, सारे expense record करते हैं which are cash and whether they belong to current year, previous year or next year, it doesn't matter. लेकिन income expenditure में सिर्फ current year से related income और expenditures हम record करते हैं, right? And receipts and payments account is a real account. Income and expenditure account is a nominal account. ठीक है, ये बेसिक 3 डिफरेंसेस है, ओके। आगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट्स आइदर सरप्लस और डेफिसिट, करेक्ट, ट्रू है ये, ट्रू। Receipts and payments account do not have any opening balance. Receipts and payments account start कहां से होता है, opening cash या bank balance से, so this statement is false because receipts and payments account opens with the opening cash or bank balance, right? Okay. Next, not for profit concerns do not prepare balance sheet.
नहीं बाबा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स भी बैलेंस शीट बनाते हैं बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. So not for profit concerns also prepare balance sheet. So this statement is false. Purchases of sports equipment is a capital expenditure. So sports equipment are not utilized in the current year itself, right? We will get the benefit for the future years as well. And all those expenditures जो हमें future में भी benefit करेंगे, not just in 1 year but 3, 4, 5 years, उसे हम बोलते हैं capital expenditure. So sports equipment is a capital expenditure. This is true. ठीक है, आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रियल अकाउंट. नो, अभी हमने देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट. So this statement is false. Receipts and payments account contains only the transactions related to current year. अभी हमने ऊपर देखा ना, receipts and payments account में all cash transactions whether they belong to the current year or previous year or next year, everything is recorded, right? So this statement is false. Okay, next, excess of assets over liabilities is called capital fund. True. आगे, not for profit organization never is engaged in dash activities. It is never engaged in trading activities, right? Not for profit organization में trading नहीं होता है. Not for profit organization is called dash organization. Service. Correct? Next, receipts and payments account falls under the category of dash account. Receipts and payments is a real account. हमने अभी ऊपर देखा था, right? In receipts and payments account, the summary of dash transactions are recorded. Cash. Okay. Next, income and expenditure account is similar to the dash account of trading concern. Profit and loss account. आपको P&L नहीं लिखना है, profit and loss account. Okay. Credit side of receipts and payments account shows cash dash. Receipts and payments, क्रेडिट साइड पे क्या होता है, कैश पेमेंट्स होते हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे पेमेंट्स. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट. दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट. देखिए कितने बार हो गया ये वाला. मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, राइट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Subscription received from the members is considered as dash receipt. Revenue, because ये बार बार मिलेगा ना, so revenue receipt. The transactions recorded in income and expenditure account are related only to the current year. Income expenditure में सिर्फ current year से related items होते हैं, right? Okay, next, answer in one sentence only. First is, what do you mean by not for profit concern? Not for profit concerns are not established with a profit motive. They are formed to provide qualitative service to the members or to the society. ठीक है? All right. Next, which organizations prepare income and expenditure account? कौन बनाते हैं? Not for profit organizations prepare income and expenditure account. Example: school, colleges, trusts, chamber of commerce, religious institutions, educational institutions, etc. ठीक है? What is receipts and payments account? हमने ऊपर देख लिया है. Receipts and payments account क्या होता है? It is a real account which records all the cash receipts or cash payments made by an organization, whether they belong to the current year or the previous year or to the following year. ठीक है? Why income and expenditure account is prepared? Income and expenditure account से हमें क्या पता चलता है? Whether it has earned surplus or deficit in a particular year. So income and expenditure account is a nominal account where all the expenses are debited and all the incomes are credited in order to understand whether there is surplus or deficit in a particular accounting period. ठीक है? What is capital fund? Capital fund is the excess of assets over liabilities. हमने देखा हुआ है. तो capital fund बनता कैसे है? It is formed by capitalization of capital incomes and by capitalization of specific donations, membership fees, entrance fees, and deficit is deducted to find out the capital fund. ठीक है? All right. What is a subscription? Subscription is a regular payment made by the members for maintaining the membership of a not-for-profit concern. ठीक है? All right. What is legacy? ये भी हमने देखा हुआ है. देखो legacy क्या होता है? Whenever somebody dies, वो जब will में mention करता है that ये particular amount ये NPO में जाना चाहिए, इसे हम legacy बोलते हैं.
when a cash or an asset or property is received by an NPO as per the provisions of the will made on the death of a donor is known as legacy. ठीक है, कोई भी मिल सकता है, कैश हो, एसेट हो, कुछ भी हो, अगर किसी ने विल में लिखा होगा उसके अगेंस्ट जो भी हमें मिलता है वो हम बोलते हैं लेगेसी. ठीक है, ऑलराइट. व्हाट इज सरप्लस? Surplus is excess of income over expenditure in the case of not for profit concern. ठीक है? What do you mean by non-recurring expense? Expenses which are of capital nature, which are not made again and again. उसे हम बोलेंगे non-recurring expense. For example, purchase of fixed assets और investments, ये सारे capital expenses. ठीक है? To which account surplus or deficit is transferred? At the end of the accounting period, surplus हो या deficit हो, वो transfer कहाँ होगा? Capital fund में. ठीक है, so capital fund increases with surplus and it decreases by deficit. ठीक है, okay. अभी next क्या है देखो, complete the following table. हमें क्या दिया गया है? इनकम दिया गया है, एक्सपेंडिचर दिया गया है और सरप्लस, जैसे 3 कॉलम्स है. तो अभी हमें क्या पता है, अगर सरप्लस फाइंड आउट करना है तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, और अगर माइनस में अमाउंट आती है दैट मीन्स इट इज डेफिसिट. इक्वेशन क्या होगी देखो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दैट इज गोइंग टू गिव मी सरप्लस, और ये अगर नेगेटिव अमाउंट आ गई इसका मतलब इट इज अ डेफिसिट. राइट, वी नो दिस. करेक्ट. नाउ लेट अस सी. 10,000 इज माय इनकम, एक्सपेंडिचर पता नहीं है, डेफिसिट आया 5,000 का. सो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी देखो, 10,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5,000. राइट, तो 10,000 प्लस 5,000 विल बी एक्स, मतलब एक्स की अमाउंट कितनी है, 15,000. राइट, एक्सपेंडिचर 15,000 था, इनकम सिर्फ 10,000 है, इसलिए जो डिफरेंस है 5,000 का वो डेफिसिट हो गया. ठीक है, ये इतने इक्वेशन की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी ओरल कैलकुलेशन, बट इन केस यू ऑल हैव एनी डाउट आई हैव सॉल्व्ड दिस लाइक दिस. ओके, सेकंड क्या है, इनकम इज 8,000, अगेन एक्सपेंडिचर वी डोंट नो, सरप्लस है 4,000 का, तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, 8,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4,000. 4,000 का सरप्लस है, तो यहां पे मैं बोल सकती हूं 8,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की अमाउंट क्या है 4,000, तो मेरा एक्सपेंडिचर है यहां पे 4,000. राइट, आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, 8 माइनस 4, 4 बाकी है. ठीक है, अभी देखो इनकम नहीं पता है थर्ड में हमें, एक्सपेंडिचर 15,000 है और सरप्लस है 8,000 का, तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आएगी मेरी, ये मैं इरेज कर देती हूं, x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 8,000. राइट, सो x इज इक्वल टू 8,000 प्लस 15,000. कितना है x, 23,000. ओके, नेक्स्ट 7,500 इनकम है, एक्सपेंडिचर है 9,000, तो डायरेक्ट है 7,500 माइनस 9,000 दैट इज 1,500 डेफिसिट है, तो यहां पे हम लिख देंगे 1,500 और ब्रैकेट्स में डेफिसिट. ओके, नेक्स्ट 15,000 इज इनकम, 11,300 इज एक्सपेंस. अगेन क्या है, सरप्लस या डेफिसिट, इनकम ज्यादा है तो सरप्लस आएगा, और अमाउंट कितनी आएगी देखो 3,700, तो 3,700 सरप्लस. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी ये कॉलम में हमें क्या दिया गया है, टोटल कॉलम दी गई है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की अमाउंट दी गई है, और एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर. एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर मतलब कौन से अकाउंट की बात हो रही है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, और ये टोटल मतलब दिस इज आर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की अमाउंट दी गई है, कुछ एडजस्टमेंट है एंड इनकम एक्सपेंडिचर की अमाउंट है, तो वन ऑफ द 3 इज मिसिंग एंड वी हैव टू फाइंड दैट आउट. ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन क्या आती है देखो, सैलरी इज पेड ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी का पेमेंट है, तो सैलरी जो भी कैश में पे किया रहेगा वो हमें रिसीट्स पेमेंट्स में दिखेगा, इसमें हम ऐड करेंगे जो भी मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी है मेरी, राइट, वो हम ऐड करेंगे, एंड माइनस करेंगे प्रीपेड सैलरी, मतलब अगले अकाउंटिंग पीरियड का अगर इस अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट हो गया तो माइनस हो जाएगा, और मुझे मिलेगा जो भी मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा अमाउंट इस साल,
वो सैलरी मिलेगी, दैट इज सैलरी ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, इजंट इट? तो लेट अस सी अभी क्या है यहाँ पे 1100 आया मेरा रिसीट्स पेमेंट्स में, पेमेंट्स 1100 हो गया कैश में से इस साल, और उसमें से प्रीपेड है 100 रुपीज, मतलब अगले साल के लिए मैंने इस साल पेमेंट कर दिया, तो वो मैं माइनस करूंगी ना टू गेट माई इनकम एक्सपेंडिचर अमाउंट। सो 1100 माइनस 100 दैट गिव्स मी 1000, ठीक है? तो इस साल इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा 1000, क्लियर? आगे 2700 है, प्रीपेड की अमाउंट नहीं पता और एक्सपेंडिचर 2000 हो गया। तो यहाँ पे देखो हमारा इक्वेशन कैसे है, यहाँ पे ये है 2700, प्रीपेड की अमाउंट हमें नहीं पता है, माइनस एक्स, प्रीपेड हम माइनस करते हैं राइट, इज इक्वल टू 2000, तो एक्स इज इक्वल टू 700, राइट? तो प्रीपेड की अमाउंट आ जाएगी 700, ओके? अभी 8250 है मेरा पेमेंट साइड पे, प्रीपेड की अमाउंट नहीं पता है, एंड दिस इज 6650। सो अगेन यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी 8250 माइनस प्रीपेड गिव्स मी 6650, सो x इज इक्वल टू 1600, इतना प्रीपेड है इस साल, राइट? सो यहाँ पे 1600। Are you all getting this? This equation is very very important. बाद में तो सिर्फ अमाउंट्स लिखने हैं, हमें पता होना चाहिए दैट ऐड करना है हमें आउटस्टैंडिंग और माइनस कर रहा है प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है? नेक्स्ट 1200 है मेरा पेमेंट्स, आउटस्टैंडिंग है 200, मतलब ये इस साल का है लेकिन हमने पे नहीं किया तो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा 1200 प्लस 200 दैट इज 1400, गेटिंग इट? नेक्स्ट इस साल पेमेंट कितना हुआ नहीं पता, आउटस्टैंडिंग है 600, इनकम एक्सपेंडिचर में आया 5100, ठीक है? अभी यहाँ पे वेट इक्वेशन क्या है समझ लो, इक्वेशन क्या है हमारी, देखो जो भी सैलरी हमने पे की है उसमें मुझे ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सो दैट आई गेट ड्यूरिंग द ईयर कितना एक्सपेंडिचर है, सैलरी मुझे नहीं पता है तो मैं उसे एक्स लिख देती हूँ, प्लस हाउ मच 600 रुपीज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, तो मुझे मिल जाएगा इस साल का एक्सपेंडिचर कितना है 5100, इस साल पूरा एक्सपेंडिचर 5100 है, तो x इज इक्वल टू 5100 माइनस 600 दैट इज 4500। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या इक्वेशन क्या है? देखो यहाँ पे टोटल पेमेंट इज x और उसमें मैं जब आउटस्टैंडिंग ऐड कर देती हूँ तो मुझे टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाता है इस साल का, राइट? अभी मुझे टोटल एक्सपेंडिचर पता है, आउटस्टैंडिंग भी पता है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे अमाउंट्स डाल दिए, तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ x 4500, सो दिस विल बी 4500, ठीक है? क्रॉस वेरीफाई कर लो, 4500 प्लस 600 इज 5100, गेटिंग इट? ओके, नेक्स्ट 1800 है इस साल का पेमेंट, आउटस्टैंडिंग नहीं पता, 2200 एक्सपेंडिचर है टोटल, मतलब 1800 प्लस x इज 2200, तो x इज 2200 माइनस 1800 दैट गिव्स मी 400, इस साल का आउटस्टैंडिंग इज 400। हमें याद रखना है बच्चों, आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंस को हम माइनस करेंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया गया है, टोटल रिसीव्ड जो भी रिसीट एंड पेमेंट में है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या एक्रूड, मतलब मिला नहीं या फिर मिल गया उसका अमाउंट दिया गया है, एंड इनकम फॉर द ईयर, मतलब ये इनकम एक्सपेंडिचर के अमाउंट्स दिए गए हैं। सो लेट अस सी, रेंट इज माय रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये मेरा रिसीट है, तो इक्वेशन क्या आएगी, रेंट रिसीव्ड कैश में जो भी मिला है वो, उसमें मुझे ऐड करना है मेरा आउटस्टैंडिंग जिसे हम बोलते हैं एक्रूड इनकम, राइट? इनकम जो मुझे नहीं मिला उसमें से मैं माइनस करूंगी रिसीव्ड इन एडवांस, जो भी इनकम है अगले साल के लिए मिला है ना, तो मैं माइनस कर देती हूँ उसे, तो मुझे मिलेगा इस साल जो भी इनकम एक्सपेंडिचर में अमाउंट दिखेगी, राइट? इनकम एक्सपेंडिचर में ओनली द अमाउंट विच बिलोंग्स टू दिस ईयर वो दिखती है, राइट? तो रिसीव्ड इन एडवांस बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, तो मैं माइनस कर दूंगी, एंड आउटस्टैंडिंग या एक्रूड बिलोंग्स टू दिस ईयर, राइट? तो मुझे वो ऐड करना होता है। दिस इज माई इक्वेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द अमाउंट्स। फर्स्ट इज टोटल रिसीट इज 1300, एडवांस में मिला है 200, मतलब अगले साल का पैसा इस साल मिल गया तो माइनस करना पड़ेगा, तो 1300 माइनस 200 दैट गिव्स अस 1100,
ठीक है, 1100 मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट में यहाँ पे मुझे अमाउंट नहीं पता कितना मिला है कैश में। रिसीव्ड इन एडवांस इज 400 एंड फॉर द ईयर इज 1400। तो चलो हम इक्वेशन में लिख लेते हैं ना, यहाँ पे कितना मिला ये मुझे नहीं पता। एडवांस में मिला है मुझे 400, राइट, तो मैं माइनस कर दूंगी, और इनकम एक्सपेंडिचर में है 1400, तो x इज इक्वल टू 1400 प्लस 400 दैट इज 1800, तो यहाँ पे आ जाएगा 1800। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, 2650 ये मिला है पैसा, एडवांस में कितना मिला ये मुझे नहीं पता, टोटल इनकम इज 2000। तो लेट अस कैलकुलेट 2650 माइनस x इज इक्वल टू 2000, ये मेरी इक्वेशन होगी, राइट। सो x क्या है, 2650 माइनस 2000 दैट इज x, तो कितना आता है ये 650 रुपीज। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी रिसीव्ड इन एडवांस इज 650। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एक बार इक्वेशन समझ में आ गई बच्चों, तो सिर्फ आपको अमाउंट्स डालने हैं इक्वेशन में, ये इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है देखो, अगेन हियर आई डोंट नो व्हाट इज रिसीव्ड, एक्रूड की अमाउंट पता है और इनकम एक्सपेंडिचर की पता है, तो लेट अस सी, इक्वेशन में डाल लेते हैं। रिसीव्ड इज x, इसमें से मैं एक्रूड इज 290, मतलब ऐड करना पड़ेगा 290, ठीक है, दिस इज एक्रूड 3190, तो x इज 3190 माइनस 290, कितना आ रहा है 2900, तो यहां पे मैं लिख दूंगी 2900। इज दिस क्लियर? ओके, चलो ये अभी इरेज कर देती हूं यहां पे। नेक्स्ट क्या है, 1700 हमें मिला है, एक्रूड नहीं पता, और 2150 इनकम एक्सपेंडिचर में है, तो इक्वेशन आएगा 1700, एक्रूड है तो ऐड होगा, सो प्लस x इज इक्वल टू 2150, तो x इज 2150 माइनस 1700, कितना आ रहा है 450। ठीक है, एंड लास्ट इज व्हाट 2600, और एक्रूड क्या है 500, तो हमें बस ऐड करना है एक्रूड, सो दिस इज 3100। आई होप ये बहुत ही अच्छी से दोनों भी इक्वेशंस आपको समझ गए बच्चों। ठीक है, ओके, आगे क्या है देखो, कैलकुलेट द फॉलोइंग, 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 50,000 फॉर 3 months। वेरी सिंपल, राइट, 50,000 इसका 10% एंड नंबर ऑफ मंथ्स इज 3/12, कितना आ रहा है ये 1250, राइट। आगे 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 80,000 फॉर 1 year। दिस इज वेरी सिंपल, 80,000 का 12%, दिस गिव्स अस 9,600। ठीक है, अभी आगे क्या है देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, परचेजेस, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक सब दिया गया है, और पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। याद करिए कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड क्या है, ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम ऐड करेंगे जो भी परचेजेस है ड्यूरिंग द ईयर, राइट, उसमें हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल हम ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, ये ऐसा बिल है जो हमने पैसे नहीं दिए बट वो इस साल के लिए खरीदा है, तो हमें ऐड करना होगा, करेक्ट, और जो बचेगा दैट इज द स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द अमाउंट्स। ओपनिंग स्टॉक इज 5,000, ऐड करेंगे परचेजेस 7,000, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल कितना है 12,000, मतलब खरीदा लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, मतलब क्रेडिट परचेजेस है इन शॉर्ट, एंड क्लोजिंग स्टॉक है 1,000, सो माइनस 1,000, क्या आ रहा है, तो दिस इज 23,000, स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज 23। समझ में आया, इक्वेशन समझ में आया आपको, क्या आएगा, ओके, ठीक है। आगे सैलरी दिया गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैलकुलेट सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना डेबिट होगा, विच बिलोंग्स टू दिस ईयर वेदर यू हैव पेड इन कैश और नॉट, तो सैलरी इज 10,000, आउटस्टैंडिंग इज 5,000, मतलब टोटल 15,000 विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है,
ओके और आगे लाइब्रेरी बुक्स इज डैश, अमाउंट नहीं पता, लेस 10% डेप्रिसिएशन 5000, अमाउंट आ गई 45,000। मतलब अगर लाइब्रेरी बुक्स की वैल्यू है x, तो x में से डेप्रिसिएशन इज 10%, राइट। तो 10% डेप्रिसिएशन ऑफ x मैं अगर माइनस करती हूं तो मुझे मिलता है 45,000। मतलब मैं ऐसे बोलूंगी दैट 90% ऑफ x इज 45,000। तो x की कीमत कितनी, 45,000 इंटू 100 अपॉन 90। गेटिंग इट? बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की अमाउंट आ जाएगी 50,000। सी दिस इज ओरल कैलकुलेशन, लेकिन अगर ऐसा हो कि अमाउंट थोड़ी सी और आ जाए आपके लिए, सो दैट इज द रीजन मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे ओरल है दैट 50,000 है, 10% माइनस किया मतलब 5,000, तो बचता कितना है 45, ठीक है। लेकिन इफ यू नो दिस इक्वेशन, इफ द अमाउंट्स आर डिफिकल्ट, देन यू कैन सॉल्व यूजिंग दिस, ठीक है। ऑलराइट, आगे फाइंड द ऑड वन आउट। अभी ऑड वन आउट हमें निकालना है। देखो फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है, ट्रेडिंग कंसर्न्स बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है, अगेन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स, राइट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कौन बनाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स बनाते हैं। और बैलेंस शीट ट्रेडिंग कंसर्न्स भी बनाते हैं और एनपीओस भी बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये सारा जो है, ये सारे अमाउंट्स है ट्रेडिंग कंसर्न्स के, अदर देन रिसीट्स पेमेंट्स। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज आर ऑड वन आउट हियर बिकॉज ओनली एनपीओस बनाते हैं, ठीक है। आगे मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सैलरी। मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट, कंप्यूटर्स एसेट, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। तो सैलरी बिकम्स आर ऑड वन आउट, ठीक है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लॉकर रेंट रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो भी पैसा मिलता है हमें उसे हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं एनपीओस में, राइट। सो दिस इज आर इनकम। स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है ना, स्टेशनरी खरीदने के लिए पैसा जाता है बिजनेस में से, सो इट इज आर एक्सपेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड अगेन इनकम, लॉकर रेंट रिसीव्ड इनकम। तो ऑड मैन आउट क्या हो गया, ऑड मैन आउट हो गया स्टेशनरी बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेन्ना विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, मनोज स्पोर्ट्स क्लब। अभी देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रॉफिट मेकिंग है, बिजनेस है, राइट। वेन्ना विद्या मंदिर क्या है, इट इज अ स्कूल, तो एनपीओ हो गया। लक्ष्मी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इज अगेन एनपीओ। मनोज स्पोर्ट्स क्लब अगेन एनपीओ। इसका मतलब इसमें ऑड मैन आउट है रिलायंस इंडस्ट्रीज बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, ओके। आगे सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड। अगेन सरप्लस एनपीओज में यूज होता है वर्ड, डेफिसिट भी एनपीओ में यूज होता है, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स जो होते हैं ट्रेडिंग कंसर्न्स उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। कैपिटल फंड अगेन एनपीओ में वर्ड यूज होता है। सो नेट प्रॉफिट इज द ऑड मैन आउट हियर बिकॉज ऑल द अदर वर्ड्स आर रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। आई होप यहां तक बहुत अच्छे से समझ गया है। अगर समझ गया है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड जरूर आपके प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताइए दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे आपके, सो दैट आपके जो ये 20 मार्क्स है बच्चों, ये बहुत गारंटी से आपको मिल जाए। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी जरूर शेयर करिए। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।